नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। बाजार पे आज भी दबाव है, कल भी इस समय दबाव था, लेकिन लेटर हाफ में एक रिकवरी आ गई थी। आज 9600 के लेवल के नीचे अब पहुंच गए हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि 9700 की कॉल राइटर्स बहुत हावी हैं मार्केट में। पिछले कुछ दिनों में 9700 की कॉल में बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हुई है और आज 9600 की कॉल में भी बिकवाली शुरू हुई है। 9600 की पुट हालांकि अभी तक ओपन इंटरेस्ट नहीं गिरा है, तो अभी इनडिसीजन के मोड पे तो है मार्केट, लेकिन कॉल राइटर्स मार्केट पे बहुत हावी और वो सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको दिख जाएगा। कल बैंकिंग में तेजी, आज बैंकिंग पे ही एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। 12 में से 10 निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। खरीदारी जो बड़ी है वो फार्मा स्टॉक्स पे, एनबीएफसीज पे, जहां पर इस सीरीज में तेजी की पोजीशंस बन रही थी, उन्हीं स्टॉक्स में आज भी तेजी की पोजीशन ज़्यादा बन रही है। मिसाल के तौर पे एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, फार्मा कंपनियां, ये बाजार पे ऐसे में प्रेफर्ड हो रही हैं। और ऐसा एक सेक्टर और निकल आया, एविएशन स्टॉक्स, जिसमें हल्की खरीदारी हो गई क्योंकि क्रूड का स्लाइड होना एक बहुत बड़ी खबर इन तमाम कंपनियों के लिए निकल आई, तो एविएशन भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन दबाव में ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रही हैं। 3% की बिकवाली बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में बन चुकी है। नितिन मुरारका साहब मेरे साथ से मौजूद है। नितिन जी, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं। स्पॉट के हिसाब से 9600 के लेवल के नीचे हैं, ये कुछ सीरियस कंसर्न है या फिर अभी भी 95-80 जब तक नहीं टूटता क्लोजिंग बेसिस पे तब तक आप खरीदारी एडवाइस करेंगे? देखिए रजत, डेटा को देख के कुछ ऐसा नेगेटिव डेटा नहीं मिल रहा है। जैसे कि लास्ट 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन है और इसमें ओपन इंटरेस्ट जो कम हुआ है वो करीब 5.5 से 6 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। कुल मिला के निफ्टी में रोलोवर्स के बाद ओपन इंटरेस्ट करीब 2 करोड़ 20 लाख शेयर है, उसमें से केवल 5 लाख शेयर कम हुए हैं। ऐसा पिछली बार भी कई इंस्टेंस ऐसे हो चुके हैं कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, उसके बाद मार्केट में दोबारा से तेजी आई है। यानी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये वीकर हैंड जिन्होंने ऊपर पोजीशन बनाई है वो थोड़ा सा लिक्विडेट कर रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी हद तक पोजीशन ओपन है। जैसे 2 करोड़ 15 लाख शेयर का अभी भी ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे डेटा में कुछ ऐसा कंसर्न नहीं लग रहा है। दूसरा ये है कि मार्केट नीचे आने के बाद भी 96 के जो पुट राइटर्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं, 95 के पुट राइटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे कोई अनवाइंडिंग नहीं है। ये जरूर है कि कॉल राइटर्स थोड़ा थोड़ा कॉल बेच रहे हैं, बट ये देखा गया कि जैसे ही मार्केट ऊपर बाउंस होती है कॉल राइटर फटाफट कॉल काट के भागते हैं। कल हम लोगों ने ऐसा देखा, तो मुझे लग रहा है कि कोई नेगेटिव ऐसा कंसर्न नहीं है। कंसोलिडेशन के बाद दोबारा हम लोग ऊपर जाना चाहिए। 9550 स्पॉट लेवल ये आप स्टॉप लॉस रखें और अभी भी मैं समझ रहा हूं कि 9670 9700 का टारगेट इस एक्सपायरी में हम लोग अचीव कर सकते हैं। अच्छा नितिन जी, मैं अलग अलग जानकार मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन एक स्टॉक जो एकदम से फोकस में आ रहा है ना, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन का ट्रेडिंग डेटा बहुत पॉजिटिव है और आज तो 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनकी, बीपी के साथ मिलकर जो एक कर रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पे है, बाजार दिन के निचले स्तर पे है। ये तेजी कहां तक ले जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज को? देखिए रजत, ये एक डिस्क्लोजर भी होगा कि 1320-1330 की रेंज में हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड रिसेंटली किया था, क्योंकि उस लेवल पे डेटा ऐसे कुछ मिल रहे थे जो बाय सिग्नल दे रहे थे। इवन जो पोजीशंस रिसेंटली बनी है ये 1320-1340 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और उसके बाद वॉल्यूम के साथ कल इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी भी टारगेट ऊपर के 1440 तक के बनते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 1375 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और दोबारा फ्रेश बाय भी इनिशिएट कर सकते हैं 1440 के लिए। ओवरऑल इसमें रिसेंट में ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, ट्रेंड एंड डेटा दोनों पॉजिटिव है। 1440 का टारगेट आपको मिल सकता है। अच्छा, मेरे साथ इस समय किरण जाधव साहब मौजूद हैं। किरण जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। निफ्टी पे कॉल चाहिए सर आपकी और एक स्टॉक जिसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 8 दिनों का जो ट्रेंड है कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट पे, वो कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन देने चाहिए, 9630 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 9535 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी के लिए शॉर्ट की सलाह है, पर 9580 एक अहम लेवल है, इसके नीचे एग्रेसिव शॉर्ट बनाने चाहिए। अच्छा, स्टॉक कौन सा क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं सर? पीएनबी पे नजर है, इधर भी शॉर्ट पोजीशन ही बनाने चाहिए। 150 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, 143 के टारगेट आज या कल सवेरे तक देखने को मिल जाने। बैंकिंग स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहे थे कल के सत्र में, आपको लगता है दबाव इतना आसानी से बन जाएगा स्टॉक पे?
जी, डेटा तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी देखते हैं तो काफी अच्छे नेगेटिव साइड पे हो रहे हैं। 6%, 7% के नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। 147 एक छोटा सा सपोर्ट है, पर अगर ये निकल जाता है तो बिल्कुल 143 के लेवल्स आ जाने चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। मार्केट्स पे आपके टारगेट है 9535 और पीएनबी पे 143, दोनों को ही बेचा जा सकता है। आशीष अंदानी साहब इसमें मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष जी शुक्रिया। सर बताएं, निफ्टी पे क्या कॉल लेके चल रहे हैं? क्या तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स पे यहाँ से, या फिर डाउन साइड और ओपन हो सकता है? दोबारा से संपर्क लगाने की कोशिश करेंगे 9597 के लेवल पे इस समय निफ्टी। लेकिन नितिन जी, ये बैंकिंग स्टॉक्स पे जो अभी बात हो रही थी किरण से, पीएनबी उनकी नेगेटिव कॉल है। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बता रहा है निफ्टी बैंक? आज वीकली एक्सपायरी भी है। देखिए, अगर आज वीकली एक्सपायरी का आप डेटा देखिएगा तो सुबह से ही पुट राइटर्स काफ़ी हद तक एक्टिव हैं, ऊपर नीचे करीब 23,300 की पुट्स में, और कॉल राइटर काफ़ी एक्टिव हो रखे हैं 23,500 और 23,400 की कॉल्स में। तो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि रेंज बाउंड एक्सपायरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोमेंटम आज नहीं दिख रहा है। उसके पीछे रीजंस ये भी है कि लास्ट वीक की जो एक्सपायरी हुई थी वो 23,500 के आसपास हुई थी, और अभी भी आप देखेंगे तो 23,400-500 के बीच में है। तो इस पूरे वीक में जो भी जिन्होंने भी कॉल या पुट बाय की है उनका सारा टाइम वैल्यू खत्म हो गया, और जो स्ट्रॉन्गर हैंड राइटर है वो उसको सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो जो राइटर है वो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में बैंक निफ्टी को नहीं मूव करने देगा, क्योंकि उनकी सारी पोजीशन बैंक निफ्टी में राइटिंग की बनी हुई है और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि 23,300, 350 के ऊपर और 23,500 के नीचे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आज क्लोजिंग में बैंक निफ्टी हमें बाय करके जाना चाहिए। कल आपको दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और उस पर रुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट 32 कंपनियों ने खुद को दिवालिया माना है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस पे अपडेट लेंगे। मेरे साथ रिपोर्टर भी मौजूद रहेंगे। लेकिन एनपीए मामले में 81 में से 32 कंपनियां एनसीएलटी में गई और 32 कंपनियों ने एलसीएलटी में दिवालिया घोषित करने को कहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 32 कंपनियां, इनकी सूची भी जानेंगे जो मेरे साथ मेरे सहयोगी इससे मौजूद रहेंगे। इनफैक्ट संतोष आलोक मेरे सहयोगी इससे मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, 32 कंपनियों ने खुद को दिवालिया माना है, एनसीएलटी में गई है, एग्जैक्टली बोला क्या है इन कंपनियों ने? कितना एक्सपोजर है इन कंपनियों का बैंकिंग इंडस्ट्री पे? पहले तो ये समझा दें आप। बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि एनसीएलटी में अभी तक 81 केसेस गए हैं। जब हमने पूरी 81 कंपनियों की पड़ताल करनी शुरू की तो पता चला कि इसमें से 81 कंपनियों का जो टोटल मामला है वो 14,260 करोड़ का है। और जो इसमें से बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनके कुछ नाम अगर देखें तो श्री मेटालिक्स हैं 1080 करोड़ का, वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कामनी स्टील एंड पावर इंडिया है, गुप्ता कोल इंडिया है, JODPL है, हिंदुस्तान डोर ऑलिवर है, गुजरात एनर्जी कोक है। इन सब जो कंपनियां हैं ये बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं। और अगर देखें तो इन सभी जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्हीं का मिला दें तो करीब जो पूरा मामला है वो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है। इसमें से जो 32 जिनकी आप बात कर रहे हैं कि 32 ऐसे मामले हैं कि खुद कंपनियों ने आगे आकर कहा कि हमें इंसॉल्वेंसी के तहत जाना है, हमें एनसीएलटी में जाना है, हमें लिक्विडेशन के लिए जाना है। तो देखिए, इसमें जो एनसीएलटी का जो पूरा प्रोसेस होता है 3 तरीक़ों से यहाँ पर कंपनियाँ जाती हैं। ये पहला वो कि जिसमें कंपनियाँ खुद आगे आकर ये कहती हैं कि हमें एनसीएलटी के तहत जाना है, हमें अपना रिजोल्यूशन कराना है। क्योंकि एनसीएलटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर को एक साथ बिठाकर ये कहा जाता है कि आप लोग अपना मामला सुलझाइए, और अगर उसमें से कोई भी एक पार्टी अगर उसमें से कुछ दिक्कत करता है या फिर अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पाता तो आगे मामला उसको फिर रद्द करके उसको लिक्विडेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो ये एनसीएलटी का प्रोसेस है। उसमें जो पहला मामला होता है कि कोई कंपनी खुद आगे आकर ये कहे कि मुझे एनसीएलटी के तहत रिजोल्यूशन चाहिए। दूसरा मामला ये होता है कि जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि जिन बैंकों ने लोन दिया है वो तमाम लोग आके एनसीएलटी में कंपनी को भेजते हैं। और तीसरा तरीका वो है जिसमें सप्लायर्स यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लोग आकर ये कहते हैं कि हमारा पेमेंट बकाया है फलानी कंपनी की तरफ से, हमें इस पूरे मामले को एनसीएलटी में लेके जाना है। तो जो डिटेल आप देख रहे होंगे, जो अभी जो सारी डिटेल्स आई हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई लिस्टेड कंपनी भी है और कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है? ऐसा भी कुछ है कि आपके इस डेटा में कुछ लिस्टेड? देखिए, जो
बिल्कुल, देखिए जो लिस्टेड कंपनियों की जहां तक बात है तो एनसीएलटी के तहत जो मामले चल रहे हैं वो 11 लिस्टेड कंपनियां हैं। उसमें गुजरात एनरी कोक लिमिटेड है, बैंक ऑफ इंडिया के ने भी कुछ हिंदुस्तान डोर ओलिवर लिमिटेड का फाइल किया था। लेकिन दिक्कत यह है कि जो 11 कंपनियां, इनका ट्रेडिंग जो है पहले ही सस्पेंड कर दिया जा चुका है। तो 11 कंपनियां अभी एनसीएलटी के तहत चल रही हैं जिनका रिजोल्यूशन, एनपीए रिजोल्यूशन चल रहा है, और साथ ही साथ के इसका जो ट्रेडिंग है इन कंपनियों का, उनका ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया डिटेल से समझाने के लिए, इस पूरी खबर पे अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनफैक्ट इस खबर पे और बात करते हैं क्योंकि आलोक, आप सुन पा रहे हैं कि मुझको एक सवाल मुझको आपसे और पूछना है कि ये जो कंपनियां आप बोल रहे हैं और इस पे जो कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, कितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है इन कंपनियों पे? अगर ये भी अपडेट है आपके पास तो ये भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो 81 कंपनियां हैं, ये इसमें से कुछ कंपनियों का मामला 5-5 महीने पुराना है, पिछले 5 महीने के सारे मामले हैं जिसमें एनसीएलटी में भेजे गए हैं। तो हालांकि नियम है कि एनसीएलटी में अगर 3 महीने तक मामला अगर नहीं सुलझा, जो 180 दिन का नियम बनाया गया है, तो अगर 3 महीने के अंदर मामला नहीं सुलझा तो फिर उसको आगे कह सकते हैं कि लिक्विडेशन, यानी कि दिवालिया घोषित करने और उनकी जो जितनी संपत्तियां हैं उनको नीलाम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी अगर ये 3 महीने के अंदर ये सब मामले, कुछ इसमें से मामले आगे लिक्विडेशन के लिए भेजे गए हैं, कुछ मामले अभी एनसीएलटी में हैं, तो हमें ये जानकारी मिली है कि पिछले कुछ 5 महीने के सारे मामले हैं, 81 मामले हैं जिनको एनसीएलटी के तहत लिक्विडेशन भेज दिया जा रहा है। ये एनसीएलटी का अभी कह सकते हैं कि अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि सरकार ने अभी जो हाल ही में 12 बड़े मामले, जो कि कह सकते हैं कि 25% है टोटल एनपीए का, उनको अभी एनसीएलटी के तहत भेजा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के तहत भेजा है, जिसको अल्टीमेटली एनसीएलटी में जाना है। तो ये मामला इसीलिए बहुत गर्म है क्योंकि 81 मामलों को ऑलरेडी सरकार ने पहले ही एनसीएलटी में भेजा हुआ है, वहां पर उनका रिजोल्यूशन चल रहा है। ये जो आपने अभी 12 खातों की बात की ना, जिसमें आईबीसी में डालने के लिए कहा गया है, और ये इसी पे और बात करने के लिए मेरे साथ अभय बोंगरवार साहब मौजूद हैं, ईडी हैं आईडीबीआई बैंक के। सर, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा आपसे, रिजर्व बैंक ने तो 12 खातों को आईबीसी में डालने के लिए मंजूर कर दिया, जो भी मेरे रिपोर्टर भी यहाँ पर बोल रहे थे, कल की बात थी ये, लेकिन अब इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कितना समय लगता है इसमें? एक डर इस बात का भी होता है कि कोई एसेट अगर बैंक्रप्सी में गया तो इन्वेस्टर उसकी वैल्यू कम मांगता है क्योंकि बैंक्रप्सी का ठप्पा लग गया है। क्या बैंकों को इस स्थिति में घाटा सहना पड़ेगा आपके हिसाब से? इस बात का ना समय ही कह पाएगा, बट जहां तक मुझे, जो मैं रीडिंग कर रहा हूं इस बात के ऊपर, इसमें एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आने की वजह से क्या होने वाला है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी ऊपर आ गएंगे। बिकॉज ये तो नहीं है कि बैंक ने एक अकाउंट बेच दिया तो इसका मतलब उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बिकॉज उसके अंदर जो स्टैट्यूटरी पेमेंट है, वर्कर्स के पेमेंट है, वो तो हमें करने पड़ेंगे। तो कोई भी जो इन्वेस्टर आगे चल के आने वाला था वो सब स्टडी करके प्राइस देने वाला था। अभी एनसीएलटी रूट में क्या होगा, ये पूरे नंबर्स की एक स्टडी एक साथ हो जाएगी। सो आगे वाले इन्वेस्टर को क्या प्राइस देना है एकदम ईजी हो जाएगा, उसके सामने वो क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई इस दाम पे हम देंगे। और बैंकर और सारे स्टेक होल्डर को ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई इतना हेयर कट लेके हम इनको दे, या हम एग्जिस्टिंग प्रोमोटर को ये या लिक्विडेट करें। तो मेरे हिसाब से एनसीएलटी के रूट के थ्रू भाव ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, उससे ज्यादा वो प्रोसेस फास्ट होने के लिए हमें डेफिनेटली सहूलियत होगी। और जनरल एक जो फीलिंग है कि भाव ज़्यादा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि मुझे लगता है एक राइट प्राइस पे हम इसको बेच पाएंगे। प्रमोटर के ऊपर सफिशिएंट प्रेशर आ जाएगा क्योंकि उसको ये लगेगा कि भाई एक तो हमारा नाम खराब हो सकता है, हमने इतने सालों से मेहनत से वर्कर को ये कंपनी चलाई है, तो हम भी पूरी मेहनत करते हैं कि इसको अच्छे से अच्छे दाम में हम अपने पास ही रख पाए या नहीं रख पाए। तो मुझे लगता है कि एनसीएलटी रूट के थ्रू जाने से जो डब्बा डरने वाली बात नहीं है, बट ये शुरू में टाइम बताएगा कि इसको प्रोसेस को हम कैसे चलाते हैं और एनसीएलटी के प्रोसीडिंग कैसे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सर, जैसे क्या ये भी जानना जरूरी है, आईबीसी में जाने के बाद ज्यादा कैपिटल और प्रोविजनिंग की जरूरत पड़ेगी बैंकों को? क्या इससे बैंकों पर और बोझ बढ़ेगा? अभी आईडीबीआई ने कहा है उसके बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं है कि प्रोविजन के रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट जो गिने चुने हैं या जो आइडेंटिफाई किए हैं वो 6 महीने या 1 साल से ऑलरेडी एनपीए रह चुके हैं। उसमें एक थोड़ी से ठीक तरह से प्रोविजन ऑलरेडी बैंकों ने कर रखा है। तो अभी क्या होगा कि जो क्विकली इसमें रेजोल्यूशन निकल के इन्वेस्टर आएंगे तो उसमें शायद ज़्यादा प्रोविजन फर्दर नहीं करते हुए रेजोल्यूशन निकल जाएगा। बट क्योंकि एनसीएलटी रूट आने से प्रमोटर को या इन्वेस्टर को मिल के एक अच्छी ऑफर देनी पड़ेगी बैंकों को, और बैंकों का फायदा ही होने की संभावना है इसके अंदर। तो मेरा कहना है कि
जो रेजोल्यूशन निकल जाएंगे वो तुरंत निकलेंगे, उसमें शायद ज़्यादा प्रोविजन नहीं करना पड़े, बट जो रेजोल्यूशन नहीं निकल रहे उसमें शायद हमें ज़्यादा प्रोविजन करने पड़ेंगे, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसमें आरबीआई की जो गाइडलाइन आएगी उस पर देखना पड़ेगा हमें। राइट, ठीक है। लेकिन आईडीबीआई बैंक की टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या है, ये आप बता सकें तो, क्योंकि लोगों को चिंता है कि बैंक का अब क्या होगा भविष्य में। हमने 2 डिवीजन कर लिए हैं, एक एनपीए पूरा रेजोल्यूशन करने का, स्मॉल मीडियम से लेकर तक लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट्स का, प्लस प्रिवेंटिव एनपीए, जिसका मतलब SMA 0, SMA 1, SMA 2 की क्रेडिट मॉनिटरिंग इतनी खड़ी तरह से की जाए तो शुरू से ही हम लोग उसके ऊपर ध्यान दें कि आगे एनपीए नहीं होए। और इस स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो 3 साल का हमने प्लान करके हमने इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम MOU जो करने जा रहे हैं, उसके तहत जो हमने कमिटमेंट दिए वो हम फुलफिल करेंगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा करेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। फिलहाल 5960 के लेवल पे इस समय आईडीबीआई बैंक कामकाज कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक से हम लौटेंगे तो बैंकिंग सेक्टर पे ही चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नितिन साहब मेरे साथ से मौजूद हैं, एक बैंकिंग पिक उनसे मैं जानूंगा और साथ साथ कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद।